आजादी की लड़ाई के बारे में हमें बचपन से जो सिखाया और पढ़ाया गया है, उसमें भले ही नेताजी के योगदान को गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की अपेक्षा कम करके दिखाया गया हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने परतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए जिस कार्य योजना पर काम किया था वो अभूतपूर्व था। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने जिस तरीके से अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी और उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि अब हिंदुस्तान पर और अधिक शासन नहीं किया जा सकता। अब इसे स्वतंत्र कर देने में भलाई है, लेकिन देश नेताजी के योगदान को कितना जान पाया, खुद नेताजी के जीवन को ये देश कितना जान पाया, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेताजी के जीवन से जुड़े हुए ऐसे रहस्य जिसके बारे में हर देशवासी को पता होना चाहिए। ये दौर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। जर्मनी, इटली, जापान ने फ्रेंड्स नेशन और खास तौर पर अंग्रेजी सेना को उलझा रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जापान की मदद से एक बड़ी सेना तैयार की। उन्होंने भारत के अंडमान निकोबार को आजाद कराया। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से अंग्रेजों के कब्जे वाले हिंदुस्तान के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। जय हिंद, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारे उन्होंने देश को दिए और इन नारों ने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जबरदस्त तरीके से भर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में आजाद हिंद फौज में भर्तियां होने लगी। पुरुष सिपाहियों के साथ साथ महिला सिपाहियों की भी एक अच्छी खासी तादाद तैयार हो गई। जापान की मदद से उन्हें ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाना, फौजी वर्दी पहनना, ड्रिल करना, डिसिप्लिन में रहना और फौजी कायदे कानूनों के हिसाब से जीवन को ढाल लेना। देशभक्ति के जज्बे में डूबे नौजवान युवक युवतियां नेताजी के नेतृत्व में अपने देश को आजाद कराने के लिए पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये फौज अंग्रेजी सेना को बाकायदा टक्कर दे रही थी। अंग्रेजों के लिए ये सोचना भी संभव नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी विदेशों में रहकर दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सेना तैयार करके चढ़ाई कर सकता है। 1941 में कहते हैं कि अंग्रेजों ने एक साजिश रची सुभाष चंद्र बोस को मारने की, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने बाकायदा फौज तैयार करके ब्रिटिश एम्पायर पर हमला किया था। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय शांतिपूर्ण आंदोलन और असहयोग आंदोलन के जरिए देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के रिश्तों में सबसे ज्यादा कड़वाहट तब आई जब भगत सिंह की फांसी वाला एक्सीडेंट हुआ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके भगत सिंह की फांसी रुकवा दे, उन सभी को फांसी के फंदे से बचा ले। महात्मा गांधी ने प्रयास किया पर वो नहीं हो पाया जो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो उस समझौते को दांव पर लगाकर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के फंदे से बचा ले, लेकिन महात्मा गांधी ने समझौते को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। फाइनली भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई। ये उनकी नाराजगी का कारण था, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण थे। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनके काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। जब जापानियों की मदद से आजाद हिंद फौज की ब्रिटिश फौज से पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों के साथ साथ कोहिमा में भी लड़ाई चल रही थी, यहाँ जापानी फौज को कुछ पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज नेताजी को रास्ते से हटाने का मन बना चुके थे। इसी बीच जुलाई 5, 1943 को नेताजी ने रंगून के टाउन हॉल में बाकायदा आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से अपने सैनिकों को संबोधित किया। उस समय कोहिमा के अलावा बर्मा और इम्फाल के फ्रंट पर एक साथ लड़ाई चल रही थी। अंडमान निकोबार वो पहले ही जीत चुके थे, लेकिन नेताजी जापान के भरोसे आजादी की जंग लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान के सरेंडर करने के बाद नेताजी को काफी झटका लगा। जापान आजाद हिंद फौज का एक बड़ा सहयोगी ही नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला देश था। इसके बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान में बैठकर यात्रा कर रहे थे। इस दिन दोपहर 2:30 बजे ताई हेकू एयरपोर्ट पर ये विमान खड़ा था। ताई हेकू को आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। उस समय जापान का कब्जा था इस पर। नेताजी उस विमान से मंचूरिया जाने का डिसीजन ले चुके थे। बताया जाता है इस प्लेन में तय सीमा से ज्यादा लगेज रखा गया। ये परेशानी का कारण था। नेताजी फ्लाइट में बैठ चुके थे कि तभी अचानक उस प्लेन में विस्फोट हुआ और आग लग गई। उस वक्त नेताजी के साथ कर्नल हबीबुर रहमान थे, साथ में जापानी सेना के कुछ लोग थे। आग लगने के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई। नेताजी के साथ रहे कर्नल हबीबुर रहमान पहले तो बेहोश हो गए। बाद में नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने पीछे के गेट से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत सारा लगेज रखा हुआ था जिसे हटाना संभव नहीं था। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिस तरफ आग लगी है वो उसी तरफ के हिस्से को पार करके बाहर निकलेंगे। ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि 2 लोग आगे की तरफ आ रहे हैं।
उनमें से एक के शरीर में आग लगी है और जिसके शरीर में कपड़ों में आग लगी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जैसे तैसे प्लेन से बाहर निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर काफी कोशिशें करते रहे लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। रात 9 बजे नेताजी को डेड क्लियर कर दिया गया। फिर उनका फ्यूनरल भी किया गया। इसके बाद 23 अगस्त को टोक्यो रेडियो के माध्यम से नेताजी की मौत का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। नेताजी की मौत का कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, न ही उनके घायल होने से लेकर अस्पताल में इलाज का कोई रिकॉर्ड या फोटोग्राफ वीडियो सामने आया। हालांकि जानकारी ये भी थी कि नेताजी की मौत और अंत्येष्टि के बाद 7 सितंबर 1945 को नेताजी के अवशेष टोक्यो लाए गए। नेताजी के जानने और चाहने वालों के साथ साथ आजाद हिंद फौज के फौजी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि नेताजी की मौत हो चुकी है। इसका ये कारण था कि नेताजी भेष बदलकर दूसरों को चकमा देने में माहिर थे। जब वो आखिरी बार अपने घर से निकले तो उस समय अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद करके रखा था और घर के बाहर जबरदस्त पहरा था, लेकिन इसके बाद भी वो पठानी सूट पहनकर निकल गए और फाइनली अपने वर्क स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसे ही कुछ वजह थी जिन्होंने नेताजी की मौत को एक मिस्ट्री बना दिया। इस बारे में एक बात सामने ये भी आई कि जापान की मदद से नेताजी जहां एक और डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें चुपचाप रशिया भेज दिया गया। नेताजी इस प्लेन में नहीं थे और ना ही मारे गए। वो सही समय आने पर वो सामने आएंगे। दूसरी बात ये सामने आई कि अंग्रेजों को जब नेताजी के रशिया में होने का पता लगा तो उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर नेताजी से पूछताछ की, टॉर्चर किया और उसी टॉर्चर के दौरान ही मौत हो गई उनकी। इस थ्योरी पर एक किताब भी लिखी गई, लेकिन इस सारे घटनाक्रम का कोई एविडेंस कभी सामने नहीं आया। लेकिन नेताजी की प्रेजेंस को लेकर एक बात जिसने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया और इस पर जांच भी हुई, वो ये थी कि नेताजी यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा या भगवान महाराज के भेष में रहा करते थे। बताया जाता है ये बात 1985 तक चली। वो गुमनामी बाबा के तौर पर जहाँ रहा करते थे वहां से उनके कुछ दस्तावेज और चीजें भी मिली। मतलब वो 1945 में नहीं मरे बल्कि 1985 तक हिंदुस्तान में रहे। लेकिन नेताजी की मौत को लेकर सरकार का रवैया ये था कि वो यही मानते थे कि 1945 में उनकी मौत हो गई। सन 1956 में नेताजी की मौत को लेकर एक कमीशन बनाया गया जो शाहनवाज कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसने अपनी इंक्वायरी के बाद अंतिम समय तक नेताजी के साथ रहे कर्नल हबीबुर रहमान के हवाले से ये कंक्लूजन निकाला कि नेताजी की मौत 1945 में प्लेन क्रैश में हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अफवाहों का सिलसिला चलता रहा। 1971 में जस्टिस खोसला के नेतृत्व में एक और कमीशन बनाया गया, लेकिन उसने भी वही रिपोर्ट दी जिससे पहले वाले कमीशन में कही गई। इसके बाद गुमनामी बाबा वाली बात सामने आई और एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनका परिवार भी सामने आया। साल 2006 में सरकार ने एक बार फिर मुखर्जी कमीशन का गठन किया जो नेताजी की डेथ मिस्ट्री की जांच करने वाला था। इसके साथ ही तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनवाई। उन्होंने भी जांच की। इन दोनों जांच रिपोर्ट में जो फैक्ट सामने आए उसमें जस्टिस मुखर्जी का आयोग का कहना था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, मगर इनके फेवर में कोई एविडेंस नहीं मिल पाए। इसके अलावा ये पहला ऐसा कमीशन था जिसने ये बात कही कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताई हेकू के प्लेन क्रैश में नहीं हुई, क्योंकि इस दिन एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के प्लेन के क्रैश होने की कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसी कोई घटना रिपोर्ट ही नहीं की गई। आपको इनमें से क्या सही लगता है कमेंट बॉक्स में आप ही बता दो लिखकर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।